हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं किसी भी दर्पण की फोकस दूरी व दर्पण की वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है। देखिए, यदि बात करते हैं दर्पण की फोकस दूरी हम लोग मान लें f और वक्रता त्रिज्या को हम मान लें r, तो देखिए संबंध होता है f बराबर होता है r/2। कहने का मतलब है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि r बराबर यहां से हो जाएगा 2f। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब हम आते हैं इसके सत्यापन में कि हम लोग r बराबर 2f या f बराबर r/2 को सत्यापित करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दर्पण है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण से हम सत्यापित करते हैं अवतल दर्पण। अब देखिए, यदि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें क्या होता है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और अंदर जो दबा हुआ भाग है यहां से परावर्तन होता है। अब यहां पर हम लोग मुख्य अक्ष बना लेते हैं और मुख्य अक्ष यहां पर ध्रुव से होकर जाएगी। अब मुख्य अक्ष पर ही हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर वक्रता केंद्र C है। अब वक्रता केंद्र यदि C है तो इसके मध्य में कहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि F यहां पर मुख्य फोकस है। अब मानते हैं कि वस्तु अनंत पर रखी है तो जो किरण आएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण सदैव मुख्य फोकस से जाती है। इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखिए, ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जो रेखा खींचेंगे वह अभिलंब का कार्य करती है। तो हम यहां पर वक्रता केंद्र से एक डॉट डॉट करके रेखा खींच लेते हैं। अब अभिलंब के साथ ही हमारे सभी कोण होते हैं। यदि हम अभिलंब के साथ आपतित किरण का कोण देखें तो आपतित किरण का कोण होता है आपतन कोण, और इसको हम मान सकते हैं I। और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण का कोण होता है R, तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं परावर्तन कोण R है। अब देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं की खासियत होती है कि ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर यह कोण I है तो यह कोण भी I हो जाएगा। अब यहां हम बिंदु मान लेते हैं इसको A, और यहां पर यदि हम ध्यान दें तो ये जो त्रिभुज है CAF, यहां पर यह कोण बहिष्कोण का कार्य करेगा। बहिष्कोण होता क्या है? बहिष्कोण होता है किसी भी त्रिभुज का उसके सामने के जो दो अंतः कोण हैं उनके योगफल के बराबर। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो बहिष्कोण है AFC, यह इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब इसका मान होगा I प्लस R के बराबर। अब यदि हम कहें कि ये जो बिंदु A है वह P के बहुत समीप है, तब कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे में त्रिज्या। अब यदि हम कहें कोण I की बात करें तो I बराबर क्या होगा, देखिए चाप की बात करें तो चाप है AP, तो लिख सकते हैं AP, और बटे में त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हम लोग लिख सकते हैं CP। तो I बराबर क्या हो जाएगा, AP बटे में CP। इसी प्रकार से यदि हम I प्लस R की बात करें, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम क्या कहें कि I प्लस R के लिए कोण ज्ञात करना चाहते हैं, तो फिर से वही बात कि कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। अब चाप क्या है, AP, तो हम लोग लिख सकते हैं AP, और बटे में त्रिज्या की यदि बात करें तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, FP। अब हम लोगों ने देखो परावर्तन का नियम पढ़ा हुआ है इससे पहले कि परावर्तन का नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है वह सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि परावर्तन के नियम से I बराबर होगा R, यहां पर लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन के नियम से जब I बराबर R होगा तो यहां पर I और R की जगह हम किसी को भी मान लेते हैं, यहां पर R की जगह I रख देते हैं, तो I और I हो जाएंगे 2I।
तो यहां लिख सकते हैं 2i बराबर AP बटे में FP। क्या बताया? 2i बराबर AP बटे में FP। अब देखिए i का मान हमारे पास समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ है और इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से मान रख देते हैं। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर। अब यदि समीकरण नंबर 1 से मान रखेंगे तो देखिए प्राप्त क्या होगा, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर हम लोग समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो देखिए i का मान था यहां पर AP बटे में, अब यहां पर ध्यान देंगे i बराबर क्या था, AP बटे में CP, या आप लिख सकते हो PC। तो यहां पे लिख देते हैं PC बराबर, और यह किसके बराबर हो जाएगा, AP बटे में FP के। अब यहां AP जो लिखा हुआ है वह AP से कैंसिल हो जाएगा। जब AP से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, देखिए ये जो बटे का लिखा हुआ इस तरफ गुणा में जाएगा तो आ जाएगा 2FP बराबर में PC। अब FP की बात करें तो F है मुख्य फोकस और P है ध्रुव। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी और इसे हम बोल सकते हैं F। यदि बात करते हैं PC की तो P है ध्रुव, C है वक्रता केंद्र और केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे हम लिख सकते हैं R। तो कहने का मतलब है हम PC को लिख सकते हैं R के बराबर और FP को लिख सकते हैं स्मॉल f फोकस दूरी के बराबर। तो यहां मान रख देते हैं। जब मान रखने जाएंगे तो आ जाएगा 2F बराबर PC की जगह रख देते हैं R, तो R आ गया। 2F बराबर R, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको या करके, R या F बराबर R/2। कहने का मतलब है किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और यहां पर आपका यह सत्यापन हो गया। अब हम लोग आते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है कि देखिए हम लोग यदि दर्पण का प्रयोग करते हैं तो दर्पण के प्रयोग में यदि वस्तु को हमने रखा तो उसकी दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव ले लेंगे। यहां पर हम कोई भी दर्पण मान लेते हैं कि यह कोई एक दर्पण है और यह अवतल दर्पण है। अब यदि अवतल दर्पण बनाया है तो इसकी एक मुख्य अक्ष होगी, तो यह मुख्य अक्ष मान लेते हैं। अब देखिए हमेशा मुख्य अक्ष और दर्पण जिस बिंदु पर काटेंगे यह ध्रुव होगा और ध्रुव हमेशा यहां पर मूल बिंदु का कार्य करेगा। हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होती है और निर्देशांक ज्यामिति में यहां पर दो अक्षों का कटान बिंदु होता है मूल बिंदु, और जब हम मूल बिंदु में दाईं ओर एक्स अक्ष में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं संख्याओं को और बाईं ओर जब जाते हैं एक्स अक्ष में तो निगेटिव लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हम वाई अक्ष में ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं संख्याओं को और यदि नीचे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव लेते हैं संख्याओं को। यहाँ पर भी ये जो मुख्य अक्ष है वह एक्स अक्ष का कार्य करेगी और जो दर्पण का द्वारक है या दर्पण है वह वाई अक्ष का कार्य करता है। यहाँ पर ध्रुव मूल बिंदु का कार्य करता है। यदि हम दर्पण के पीछे किसी वस्तु की दूरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये दूरियां सदैव पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, दर्पण के पीछे या हम बोल सकते हैं दर्पण के ध्रुव के दाहिनी ओर जो भी दूरियां होंगी वह सभी पॉजिटिव होंगी और यदि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर जो भी दूरियां आप लोग लोगे उसे आप कैसा लोगे, निगेटिव लोगे। लेकिन ये जो दूरियां होगी वो किस पर होंगी, मुख्य अक्ष पर। अभी मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे की बात नहीं हो रही, अभी किसकी बात हो रही, मुख्य अक्ष पर दाईं ओर गए तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष पर बाईं ओर आए तो सभी दूरियां निगेटिव होंगी। अब यदि बात करें हम लोग मुख्य अक्ष से ऊपर जाएं तो ऊपर जाने का मतलब है वाई अक्ष में ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की जो भी दूरियां होंगी वो सभी पॉजिटिव लेंगे और यदि हम मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आते हैं तो नीचे की ओर जो दूरियां होंगी वो सभी निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यह याद रखना है कि चिन्ह परिपाटी में हमेशा मुख्य अक्ष से दाईं ओर धनात्मक दूरी लेते हैं, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर जो दूरियां होंगी वह निगेटिव लेते हैं। अब बात करते हैं इसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम लोग समझते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे लेते हैं।
देखिए अवतल लेंस हमारे पास बना हुआ है, और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में यहां पर अगर हम ध्यान दें तो गोला इस ओर आएगा, इसका मतलब है यहां पर केंद्र होगा कहीं, और केंद्र यदि इस ओर होगा तो यहीं पर फोकस भी होगा मध्य बिंदु में, तो फोकस इस तरफ होगा। फोकस जो है वह हमारा कहां है, ध्रुव के बाईं ओर है, तो यहां पर हम लोग दूरी को कैसा ले सकते हैं, निगेटिव ले सकते हैं। कहने का मतलब है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी लेते हैं, यहां पर निगेटिव लेते हैं, या हम बोले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, सदैव निगेटिव होती है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण यदि हम लोग बनाना चाहें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर दबे हुए भाग में पॉलिश और बाहरी भाग से परावर्तन। अब यदि यहां इस ओर से परावर्तन हो रहा है तो देखिए इसका वक्र भाग इस ओर आएगा, इसका मतलब है यहां पर इस ओर इसके पास में केंद्र होगा और दाहिनी ओर ही इसमें क्या होगा, फोकस होगा। अभी हमने बताया कि दाहिनी ओर की दूरियां सदैव लेते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह कैसी लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव लेंगे क्योंकि यह बाईं ओर है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यह दाईं ओर है। अब बात करते हैं यहां पर फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य सूत्र क्या होता है या संबंध क्या होता है। देखिए हम लोग समझते हैं u, v व f के मध्य संबंध क्या होता है। u की बात करें तो u होती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अगर बात करते हैं v की तो v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और f की बात करें तो f होती है फोकस दूरी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v व फोकस दूरी f के मध्य संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग किसी भी एक दर्पण के लिए हम क्या करते हैं, संबंध को, सूत्र को स्थापित करते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर हमने जो दर्पण लिया वह कौन सा लिया है, अवतल दर्पण लिया है, और अवतल दर्पण में हमको मालूम है कि बाहरी उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है और अंदर दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, और मुख्य अक्ष और दर्पण दोनों ध्रुव पर काट रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो हम लोग मान लेते हैं यहां पर यह केंद्र है और केंद्र का मध्य बिंदु फोकस होगा। हम लोग कहीं पर इस पर वस्तु को रख लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं यह कोई ए बी है, या इसका नाम डाल देते हैं ऑब्जेक्ट है तो ओ ओ डैश लिख देते हैं। अब क्योंकि वस्तु है तो वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब बनाना बताया गया है कि वस्तु से कम 2 किरणें डालनी होंगी। हम लोग एक डाल देते हैं किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण सदैव परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, तो यह मुख्य फोकस से गई। अब यहां पर दूसरी किरण डाल देते हैं वक्रता केंद्र से। अब यदि वक्रता केंद्र से कोई किरण डाली गई है तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी, क्योंकि यह अभिलंब का कार्य करता है, तो वक्रता केंद्र से वापस लौट गई। यहां पर हम लोग देखें तो दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, इसका अर्थ है प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हो रहा है, और प्रतिबिंब जहां प्राप्त हो रहा है इसको हम मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। अब मुख्य अक्ष से हमने जैसे ही मिलाया तो हमको यहां पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं इमेज आई डैश। अब यहां पर यह बिंदु ए मानकर हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं, और लंब जो मुख्य अक्ष पर काटता है इसको हम लोग एन मान लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं डेरिवेशन की, यहां पर सूत्र की, तो हम लोग सबसे पहले यहां पर हमें चुनाव करना होता है त्रिभुज का, और ऐसे त्रिभुज का चुनाव करना होता है जिसमें हमारा वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आए। कहने का मतलब है हमें 2 ऐसे त्रिभुज लेने हैं जिसमें वस्तु भी हो और दूसरे त्रिभुज में प्रतिबिंब हो। जैसे यदि हम त्रिभुज की बात करें, एक त्रिभुज है ओ ओ डैश सी, इसमें वस्तु है, और दूसरे त्रिभुज की बात करें सी आई डैश। इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात करें तो देखोगे ओ ओ डैश सी में और सी आई डैश में ये दोनों कोण जो हैं वह शीर्षाभिमुख कोण हैं, और देखिए शीर्षाभिमुख कोण सदैव
आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और यहां पर हमने वस्तु को लंबवत रखा था तो प्रतिबिंब भी हमने लंबवत ही बनाया है। इस कारण से ये दोनों कोण आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप से बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 अंश। अब दो बराबर हैं तो तीसरा 180 में घट के जितना भी होगा वो दोनों में समान प्राप्त हो जाएगा। हम कौन से त्रिभुज ले रहे हैं यहां पर? ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में हमने देखा कि इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर आ रहे हैं। और देखिए यदि किन्हीं दो त्रिभुज के आपस में कोण समान हो तो वह त्रिभुज कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। अब यदि दो त्रिभुज समरूप हो, देखिए समरूप यदि त्रिभुज हैं दो, तो समरूप त्रिभुज की खासियत होती है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत का मतलब है जैसे हमने 90 अंश के कोण के साथ यहां भुजा ली तो यहां पे भी हमें 90 अंश के कोण के साथ ही भुजा लेनी पड़ेगी। तो जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात सदैव आपस में बराबर होता है। क्या बताया कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो यहां पे हमने कहा ओ डैश तथा आई डैश सी ये आपस में समरूप हैं और जब समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। पहले हम संगत भुजा लेते हैं मुख्य अक्ष से लंबवत यानी कि ओ डैश, और यहां पे यदि ओ डैश लिया है तो यहां पे मुख्य अक्ष से लंबवत कौन सी प्रतिबिंब रेखा है? आई डैश है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आई डैश बराबर होगा। बराबर किसके होगा? देखिए अब हम मुख्य अक्ष पर रेखा ले लेते हैं तो यहां पे मुख्य अक्ष पर कौन सी रेखा है? ओ सी। तो यहां लिख देते हैं ओ सी बटे में यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आई सी या सी आई। क्या लिखा? सी आई। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डालकर छोड़ देते हैं। इसको हमने छोड़ दिया। अब हम आते हैं अगले त्रिभुज की बात करें तो इस ओर आते हैं। अगर यहां पर ध्यान दें तो यह आई डैश एफ लिखा है और इसके सामने एक और त्रिभुज बना हुआ है ए एन एफ। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश आई एफ में यहां पर इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। आई डैश एफ और एन ए एफ की बात हो रही। अगर दोनों त्रिभुजों की बात करें तो फिर से वही बात कि यहां पर ये दो कोण आपस में कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं और यदि शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। अब यहां पर यदि हम ध्यान दें तो ये कोण 90 अंश का है और यहां पर भी हमने क्या डाला है? अभिलंब, और अभिलंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण। जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप से ही बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ है ये दोनों त्रिभुज भी आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। और यदि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात इनमें भी बराबर होगा। यहां पे संगत भुजा एक ले लेते हैं हम लोग ए एन, और बटे में यदि बात करें यहां पर हम लोग कौन सी भुजा यहां पे लंबवत रेखा में ली है तो यहां पर भी लंबवत रेखा में जाएंगे आई डैश। बराबर में बात करें यहां पे हम लोग मुख्य अक्ष में दूरी लेते हैं तो मुख्य अक्ष में दूरी हो जाएगी एफ एन या एन एफ बोल सकते हैं। तो एन एफ बटे में यहां पे यह दूरी होगी एन एफ। हमने इस त्रिभुज की दूरी ली। अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो हमारी कितनी दूरी है? आई एफ। तो यहां लिख सकते हैं आई एफ। अब यहां पे यदि ध्यान दें ये जो ए एन है, ए एन यहां पर समांतर रेखाएं हैं तो ये ए एन जो होगा वह ओ डैश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं में बीच की दूरी समान रहती है तो यह ओ डैश ए एन के बराबर होगा। तो आप लोग लिख सकते हो क्या? चूंकि ए एन जो है वह ओ डैश के बराबर है और यदि ए एन ओ डैश के बराबर है तो यहां पर ओ डैश रख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख देते हैं? ओ डैश बटे आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो।
अब हम लोग यहां पर देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड की यदि बात कर रहे हैं तो एक और ओ डैश बटे आई डैश ओ डैश बटे आई डैश दोनों बराबर आ रहे हैं, और यदि बराबर आ रहे हैं, एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी आपस में बराबर होगी। इसका मतलब है ये दोनों मान भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड से। अब समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से क्या लिखेंगे, यह आपस में बराबर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं OC बटे CI बराबर होगा NF बटे में IF के। अब इनको हम मिटा देते हैं। अब देखिए OC बटे CI बराबर NF बटे IF की बात करें तो यहां पे अब हमारी ये जो दूरियां हैं वह मुख्य अक्ष की दूरियां हैं। इन दूरियों को हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं। तो जो वस्तु की दूरी होगी ध्रुव से, वस्तु की दूरी सदैव कहलाती है u, और क्योंकि बाईं ओर वस्तु रखी हुई है तो यह हो जाएगी -u। अगर प्रतिबिंब की बात करें तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम कहते हैं v, और क्योंकि बाईं ओर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो यह भी होगा -v। और फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी होती है f, और यह भी बाईं ओर है, इसलिए इसको भी हम कैसा लेंगे, निगेटिव, तो -f। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यह जो OC लिखा है, O से C तक की दूरी, इसको हम ध्रुव से दूरी बनाते हैं। अब यदि ध्रुव से दूरी बनाना है तो देखिए इतनी दूरी हमको लेनी है OC, और यदि OC ज्ञात करना है तो हम क्या करें, हम इस O और P की दूरी में C और P की दूरी को घटा दें। हम क्या बोल रहे हैं, O से P तक की जो दूरी है उसमें हम इतना घटा दें C से P तक की दूरी, तो यह प्राप्त हो जाएगा। बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को जैसे ही घटाया तो हमको मध्य की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, OC को लिख सकते हैं OP माइनस में CP बटे में। अब देखिए बात करते हैं CI की, तो CI इतनी दूरी है C से I तक की। अब C से I तक की दूरी की बात करें तो फिर से वही चर्चा कि C से P तक की दूरी को I से P तक की दूरी को घटा देते हैं, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, CP माइनस IP। अब बराबर में लिखा है NF। देखिए ये जो N है यह ध्रुव के बहुत समीप है, और यदि हम A को और निकट मान लें तो अगर हम डॉट डॉट करके खींचेंगे तो और समीप जाएगा, और निकट मान लें तो वह P के बिल्कुल समीप जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो NF है वह लगभग बराबर है PF के। कहने का मतलब है N P के बहुत समीप है, इसलिए N के स्थान पर P रख लेते हैं, तो NF की जगह हम लिख देते हैं PF। अब बात करते हैं IF की, I से F तक की दूरी, यह दूरी फिर से वही चर्चा कि बड़ी दूरी में हम छोटी दूरी को घटा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, IP में FP घटा देते हैं। अब इन दूरियों को हम क्या करते हैं, चिन्ह सहित रखते हैं। तो O से P तक की दूरी, O है ऑब्जेक्ट ध्रुव तक की दूरी, O से दूरी कहलाएगी U, कितना है माइनस का, तो -u रख दिया। माइनस C केंद्र से ध्रुव तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे R, और क्योंकि यह भी बाईं ओर है तो माइनस का आएगा बटे में। C से P तक की दूरी, तो देखो C से फिर P तक की दूरी यदि लिखेंगे तो यह भी हमारा हो जाएगा R, क्योंकि बाईं ओर है तो माइनस का। माइनस I से, I है इमेज और इमेज की दूरी होती है V, तो लिखेंगे V माइनस का, यह भी प्राप्त हुआ बराबर PF। F का मतलब फोकस, और फोकस हमको कितना माना है F, तो यह भी कितना होगा माइनस का। IP अभी इमेज की दूरी बोली, यह माइनस का भी हो गया, और FP या PF बात वही है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं F, और वह कैसा होगा निगेटिव। अब इस माइनस का हम अंदर गुणा करवा लेते हैं। जब माइनस का अंदर गुणा करवाने जाएंगे तो माइनस का U आया, और यह माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का R बटे में -R, और माइनस माइनस यह भी प्लस हो गया तो V बराबर -F बटे -V + F।
अब ध्यान दें यदि, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले एक डेरिवेशन पढ़ा हुआ है क्या, कि r बराबर होता है 2f के। तो r की जगह पर हम लोग रख सकते हैं r बराबर होता है 2f के, तो हम r बराबर रख सकते हैं यहां पे 2f। और यदि r बराबर 2f रखेंगे तो देखो आएगा क्या, माइनस का u प्लस r की जगह हमने रख दिया 2f बटे में, यहां पे r की जगह रखा 2f, तो आ गया 2f प्लस v बराबर में माइनस का f बटे में माइनस का v प्लस f। अब इनका हम क्रॉस गुणा करवा देते हैं, कैंची गुणा कराते हैं। अब यहां पे u का गुणा यदि v से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा uv। अब u का गुणा f से कराते हैं तो माइनस का आ जाएगा uf। अब 2f का गुणा करवा लेते हैं तो माइनस का 2fv, और 2f का गुणा यदि f से करवाएंगे तो 2f स्क्वायर बराबर, यहां ध्यान देते हैं तो f का गुणा 2f से होगा तो आ जाएगा 2f स्क्वायर, और v का गुणा यदि f से करवाएंगे तो आ गया fv, है ना, fv आ गया। अब बात करते हैं, fv ज्ञात करने के बाद 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, fv यह माइनस का लिखा है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा uv माइनस uf माइनस का 2fv, और यह माइनस वाला यहां इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस fv बराबर 0। तो 2fv में से fv घट जाएगा, तो यहां पे देखिए कितना आया, uv माइनस uf, और माइनस का यह 2fv लिखा है, प्लस वाले से घट गया तो बचा एक fv बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें तीनों पदों में uvf का भाग दे देते हैं। अगर हम uvf का भाग दें इनमें तीनों में, देखो हम भाग दे लेते हैं uvf का। अब यदि uvf का भाग दिया है तो देखिए यहां पर uv कट जाएगा तो बचेगा 1/f माइनस, यहां पे u और f कट गया तो बचा 1/v माइनस, f और v कट गया, f और v कट गया तो बचा u बराबर में 0। अब यहां यदि ध्यान दें तो देखो 1/v और 1/u माइनस के हैं, बराबर के जब दूसरी तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। देखिए आएगा क्या, यह 1/f बराबर लिखें यदि, तो 1/f बराबर आएगा 1/v, दूसरी तरफ गया तो आ गया 1/v प्लस का, और 1/u दूसरी तरफ गया तो यह भी आ गया 1/u प्लस का। तो यही हमारा क्या होता है, किसी भी दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां पर v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। अब हम लोग समझते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखिए आवर्धन का मतलब होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ वह कितने गुना बड़ा प्राप्त हुआ या कितने गुना छोटा प्राप्त हुआ। तो देखिए किसी भी दर्पण का रेखीय आवर्धन m होता है प्रतिबिंब की लंबाई i डैश बटे o डैश के बराबर। हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसे कि किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। क्या बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वह रेखीय आवर्धन m कहलाता है। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन m को हम v और u के रूप में सत्यापित करना चाहते हैं। v और u के रूप में यदि सत्यापित करना है तो हम लोग चित्र बनाते हैं। देखिए हम लोग दर्पण ले रहे हैं, और दर्पण हम लोगों ने तीनों डेरिवेशन में कौन सा दर्पण लिया हुआ है, अवतल दर्पण। तो यह हम लोग मान लेते हैं अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण पर हम लोग यहां पर मानते हैं कि यह एक वक्रता केंद्र है C, और यहां पर एक फोकस है F। मान लेते हैं कि कोई वस्तु रखी है और वस्तु की लंबाई है OO डैश। अब यहां से हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, और प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग यहां पर दो रेखाएं डालते हैं, और पहली रेखा हम डालते हैं जो ध्रुव से जाए P से। अब ध्रुव से जाएगी तो इसका परावर्तन होगा। अब हमें मालूम नहीं है कहां से जा रही, लेकिन हमको इतना मालूम है कि जो आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है वह आपस में सदैव बराबर होंगे।
अब बात करते हैं दूसरी किरण की, तो दूसरी किरण हम लोग डाल देते हैं सी से, और सी से जाने वाली किरण सदैव सी से ही वापस आएगी। कहने का मतलब है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण है वो वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी। अब दोनों किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं, और कहां पर प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब? इस बिंदु पर। यदि हम ध्यान दें इस जगह पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हम इसे मुख्य अक्ष से लंबवत मिला देते हैं, और इसको हम प्रतिबिंब लिख सकते हैं आई आई डैश। अब यह प्रतिबिंब प्राप्त कैसे हुआ? हमको ध्रुव से जो रेखा गई है उसके द्वारा यहां पर देखो दोनों के कटान बिंदु से प्राप्त हो रहा है। अब यहां पे हम ध्यान दें तो यह कोण था आपतन कोण आई, और यह कोण था परावर्तन कोण आर, और ये तो आपस में सदैव बराबर होते ही हैं। तो यदि हम बात करें त्रिभुज ओ ओ डैश, यह ओ डैश है, पी तथा त्रिभुज आई आई डैश पी में, अगर हम बात करते हैं ओ ओ डैश पी और आई आई डैश पी में, तो यह जो कोण आई है वह कोण आर के बराबर होगा, परावर्तन का नियम कहता है। अब आई और आर आपस में बराबर हैं, और ये दोनों कोण तो 90 अंश है पहले से ही। जब दो कोण बराबर तो तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तीसरा अपने आप से बराबर हो रहा है। अब यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। अब यदि त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इसका मतलब है यदि हम इसमें संगत भुजा ले रहे हैं आई आई डैश तो यहां पर लेना पड़ेगा ओ ओ डैश। तो हम लोग त्रिभुज में लेते हैं पहले इसकी भुजा आई आई डैश, फिर इस त्रिभुज की भुजा लेंगे तो हो जाएगी ओ ओ डैश बराबर। अब क्योंकि हमने पहले त्रिभुज ये छोटा वाला लिया है तो अब हम यहां पे मुख्य अक्ष में दूरी ले लेते हैं आई पी, तो बटे में आ जाएगा यहां पर। अब यहां पे बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो ओ से पी तक की दूरी होगी तो आ जाएगा ओपी। अब देखो इनको यदि चिन्ह परिपाटी से रखें, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करें, अब चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, और बाएं साइड वाले नेगेटिव में और दाएं साइड वाले पॉजिटिव में। तो यहां पे नीचे बन रहा है आई आई डैश, इसलिए आई आई डैश हो जाएगा नेगेटिव, बटे में ओ ओ डैश है ऊपर की ओर इसलिए ओ ओ डैश हो जाएगा पॉजिटिव, बराबर आई पी, आई से पी तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, यह क्या होगी v, और क्योंकि बाईं ओर है तो माइनस का आ जाएगा। अब बात करते हैं o से p तक की दूरी, तो OP वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी होती है u, और यह भी क्योंकि बाईं ओर है तो माइनस का हो जाएगा। ये दोनों माइनस से माइनस कट गए, यह माइनस दूसरी तरफ पहुंच जाएगा तो आ क्या जाएगा देखो आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर माइनस वी अपॉन में u। यह माइनस इस तरफ आ गया तो क्या आ गया आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर माइनस वी अपॉन यू। अब देखिए आई आई डैश बटे ओ ओ डैश तो वास्तव में रेखीय आवर्धन m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। तो यहां पे हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा, देखिए m बराबर प्राप्त होगा, m बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर में यह क्या प्राप्त हुआ माइनस का v अपॉन में u। इसका मतलब है रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है आई आई डैश बटे ओ डैश के, और यह किसके बराबर होता है v अपॉन u के। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों में आते हैं, आपके में सवाल आ जाते हैं, एक एक नंबर के बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि m का मान दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रतिबिंब बताइए किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले m के चिन्ह की बात कर लेते हैं कि m का यदि चिन्ह हमको पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है और यदि हमको निगेटिव प्राप्त हो रहा है। देखो यदि m का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा तो इसका मतलब है वस्तु भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है, तभी दोनों एक जैसे चिन्ह के आएंगे तो वहां पर प्लस हो जाएगा। और यदि वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब भी ऊपर है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा सीधा, और सीधा सदैव कैसा होता है आभासी। तो इसका मतलब है यदि m पॉजिटिव होगा तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वह कैसा प्राप्त होगा आभासी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की,
तो निगेटिव का अर्थ हुआ कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, इसका मतलब है यहां पर प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु का उल्टा। तब उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो यहां पर प्रतिबिंब होगा कैसा, वास्तविक। ठीक है, क्या बताया कि यदि m पॉजिटिव है, m का मान प्लस में प्राप्त हुआ तो यहां पर प्रतिबिंब हमको आभासी प्राप्त होगा, और यदि m नेगेटिव है तो यहां पर हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि m अनुपात है और m किसके बराबर है, आई डैश बटे ओ डैश के। अब हम आपसे कह दें कि m का मान 1 के बराबर है, तो बताइए वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में संबंध क्या होगा। देखिए m का मान जब 1 के बराबर है तो 1 यह बराबर होगा आई डैश बटे ओ डैश के भी। इसका मतलब है ओ डैश इस तरफ लाओगे तो ओ डैश बराबर हो जाएगा आई डैश के। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ सिंपल सा है कि वस्तु जो है वह प्रतिबिंब के बराबर होगी। कब बराबर होगी, जब m का मान 1 होगा। कहने का मतलब है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी यदि m का मान कितना है, 1 है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि यदि m का मान 1 से बड़ा दिया गया हो, और यदि m का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब है आई डैश बटे ओ डैश का मान 1 से बड़ा है, क्योंकि m आई डैश बटे ओ डैश है। अब यदि ओ डैश को इस तरफ ले जाएंगे तो इसका अर्थ क्या निकला, आई डैश इज ग्रेटर देन ओ डैश। आई डैश का मान ओ डैश से बड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह वस्तु की लंबाई से अधिक होगी यदि m का मान 1 से अधिक होगा। अब बात करते हैं, यदि m का मान 1 से कम दिया जाए, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि m का मान 1 से कम है। अब यदि m का मान 1 से कम है तो इसका अर्थ क्या निकला कि आई डैश बटे ओ डैश का मान भी 1 से कम होगा। अब 1 से कम है, यह बराबर के दूसरी तरफ गया तो इसका अर्थ हुआ आई डैश इज लेस देन ओ डैश। अब लेस देन का मतलब छोटा, तो इसका अर्थ क्या निकला कि प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से कैसा प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा। तो यदि m 1 के बराबर है तो वस्तु और प्रतिबिंब आपस में बराबर आएंगे, और यदि m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु छोटी, और यदि m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, और वस्तु कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर एक और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई है और वस्तु अब लंबवत ना रखकर हम क्षैतिज रख दे, कहने का मतलब है रेखीय रख दे इस प्रकार से। अब यह कोई वस्तु है, वस्तु कौन सी है, ओ डैश। इसका प्रतिबिंब कहीं प्राप्त हो रहा है और यह प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आई डैश में, और आपसे कह दिया जाए बताइए इसके लिए रेखीय आवर्धन होगा क्या। अब वस्तु लंबवत नहीं रखी गई, वस्तु को कैसा रखा गया है, क्षैतिज। अब क्षैतिज में रखा गया है तो देखिए सूत्र नहीं बदलने वाला हमारा, m बराबर जो पहले था आई डैश बटे ओ डैश ही रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं अब आई डैश की, तो आई डैश होगा कितना, तो i से i डैश तक की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यदि हम इसको मान ले v2 और इसको मान ले हम v1, तो यहां पर ध्यान देंगे क्या आएगा, यहां बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा v2 माइनस में v1। अब ऐसे ही यदि हम इसको मान ले वस्तु की दूरी है ओ डैश, माने इसको मान ले u2 और इसको मान ले u1, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, u2 माइनस में u1। क्या बताया, देखिए कि यदि वस्तु मुख्य अक्ष की रेखीय में रखी हुई है तब इसका प्रतिबिंब भी रेखीय प्राप्त होगा, और इस स्थिति में हमारा जो m है वह आई डैश बटे ओ डैश के बराबर ही होगा। लेकिन i से i डैश तक की जो दूरी होगी यह बीच की दूरी है, तो बड़े में छोटे को घटाओगे v2 माइनस v1, ऐसे इसमें भी बड़े में छोटे को घटाओगे तो u2 माइनस u1। तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक जरूर करिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। दर्पण में आपको इतना ही पढ़ना है।